This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, क्राइम बेड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज एक छोटा सा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इससे YouTube हमारे चैनल को भी प्रमोट करेगा और इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका मिलेगा। कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी कोई रात आदमी के लिए इतनी भारी हो जाती है कि उसे काटना मुश्किल हो जाता है। जयलक्ष्मी गुरव के लिए भी वह रात ऐसी ही थी। उस पूरी रात वह पल भर के लिए भी सो नहीं सकी। कभी वह बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती। उसके मन में बेचैनी थी तो आंखों में भय था। एकाएक उसे हर एक पल साल के लिए लग रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल कांप उठता था। सवेरा होते ही जयलक्ष्मी अपने बेटे के पास पहुंचती है और उसे उठाते हुए बोलती है कि तुम यहां आराम से सो रहे हो और तुम्हारे पापा रात से गायब हैं। वह रात में गए तो थे लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। वह घर से जब गए थे उनके पास काफी पैसे थे, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। जयलक्ष्मी बेटे को जगाकर यह सब कह रही थी कि उनके साथ ही सोई उनकी ननद भी उठ गई, जो बेटे के पास ही सोई थी। वह भी घबराकर उठ गई। आंखें मलते हुए उसने पूछा, क्या हुआ भाभी? भैया कहाँ गए थे जो अभी तक आए नहीं? लगता है तुम रात भर सोई भी नहीं हो। तो जयलक्ष्मी रोते हुए उसे बताती है कि मैं कैसे सोती, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं सारी रात अपने पति का ही इंतजार करती रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा उठा और पिता की तलाश में उसने जगह जगह फोन करने शुरू कर दिए, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उसके पिता विजय कुमार गुरव के बारे में भले पता नहीं चल सका, लेकिन उनके गायब होने की जानकारी उनके सभी नाते रिश्तेदारों को हो गई। उसका नतीजा यह निकला कि ज्यादातर लोग उनके घर आ गए और उनकी तलाश में लग गए। विजय कुमार गुरव के गायब होने की खबर मोहल्ले में भी फैल गई थी। मोहल्ले वाले भी मदद के लिए आ गए थे। हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर विजय कुमार अचानक से कहां चले गए। इसके साथ इस बात की भी चिंता सता रही थी कि उनके साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घट गई, क्योंकि वह घर से गए थे तो उनके पास कुछ पैसे भी थे। किसी ने उन पैसों के लिए उनके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। 38 साल उनकी उम्र। विजय कुमार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की तहसील सावंतवाड़ी के गांव भड़गांव के रहने वाले थे। उनका भरापूरा और शिक्षित और संपन्न परिवार था। सीधे साधे और मिलनसार स्वभाव के विजय कुमार एक कॉलेज में अध्यापक थे। अध्यापक होने के नाते समाज में उनका काफी मान सम्मान था। गांव में उनका बहुत बड़ा मकान और काफी खेती की जमीन थी, लेकिन नौकरी की वजह से उन्होंने वह जमीन खरीदकर काफी बड़ा मकान इस जगह पर बना लिया था जहां वो जॉब करते थे, और अपने परिवार के साथ वो वहीं रहने लग गए थे। विजय कुमार के परिवार में पत्नी जयलक्ष्मी के अलावा एक बेटा था। पत्नी और बेटे के अलावा उनकी एक मंदबुद्धि बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी। मंदबुद्धि होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। बाकी का परिवार गांव में रहता था। विजय कुमार को सामाजिक कार्यों में रुचि तो थी ही, वह तबला और हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा लेते थे। इसी वजह से उनकी भजन कीर्तन में भी अपनी एक मंडली थी, तो उनकी यह मंडली गाने बजाने भी जाती थी। जिस दिन कॉलेज और रात गाने और बजाने के कार्यक्रम में कटने की वजह से वह घर परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी, इसलिए घर में सुख सुविधा का हर साधन मौजूद था। आने जाने के लिए मोटरसाइकिलों के अलावा एक मारुति ओमनी वैन भी थी। इस तरह के आदमी के अचानक गायब होने से घर वाले तो परेशान ही थे, नाते रिश्तेदारों के अलावा जान पहचान के लोग भी परेशान थे। सभी उनकी तलाश में लगे थे। काफी प्रयास के बाद भी जब उनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो सभी ने एक राय होकर कहा कि अब इस मामले की जानकारी पुलिस को दे देनी चाहिए और पुलिस की मदद इसमें लेनी चाहिए। इसके बाद विजय कुमार का बेटा कुछ लोगों के साथ थाना पहुंचता है और थाना प्रभारी को पिता के गायब होने की जानकारी देकर उनकी गुमशुदगी की दर्ज करवाकर वापस आ जाता है। यह बात है 7 नवंबर 2017 की। पुलिस भी अपने हिसाब से विजय कुमार की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को इस कोशिश का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। पुलिस ने लापता अध्यापक विजय कुमार की पत्नी जयलक्ष्मी से भी विस्तार से पूछताछ की। आप जानते हैं पुलिस का थोड़ा सा यह रहता है कि जब तक कोई हत्या या इस तरह की संभावना की कोई लाश नहीं मिलती या कुछ इस तरह का ज्यादा भयानक घटित नहीं होता, पुलिस एक गायब होने के केस को, एक गुमशुदा के केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। उनके पास भी समय की कमी होती है। तो जयलक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि उसके अनुसार रोज की तरह उस दिन कॉलेज बंद होने के बाद
7 बजे के आसपास उसके पति घर आए थे और नाश्ता पानी करके कमरे में बैठकर पैसे गिनने लगे थे। वे पैसे शायद फीस के थे जिन्हें अगले दिन कॉलेज में जमा करवाना था। पैसे गिनकर उन्होंने पैंट की जेब में वापस रख दिए थे और लेट कर टीवी देखने लगे। रात का खाना खाकर 11:30 बजे के करीब विजय कुमार पत्नी के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जयलक्ष्मी ने सवालिया निगाहों से पति की ओर देखा। उन्होंने कहा कि देखता हूं कौन है। विजय कुमार ने दरवाजा खोला तो शायद दस्तक देने वाला विजय कुमार का कोई परिचित था, इसलिए वह बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वह अंदर आए और कपड़े पहनने लगे तो जयलक्ष्मी ने पूछा कि कहां जा रहे हैं। विजय कुमार ने बोला कि हाँ, थोड़ा सा काम है और मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा और गाड़ी की चाबी ले लो, यह जयलक्ष्मी ने विजय से कहा। तो विजय ने आंसर दिया कि चाबी की जरूरत नहीं है, मैं उन्हीं की गाड़ी से जा रहा हूं। कहकर विजय कुमार वहां से चले गए। अब वही कपड़े पहन कर गए जिसमें पैसे रखे थे। उस तरह थोड़ी देर के लिए गए विजय कभी लौट कर नहीं आए। हालांकि शुरू में ये एक सामान्य सी बात थी। विजय क्योंकि एक भजन कीर्तन मंडली में भी शामिल थे तो वो अक्सर जाते रहते थे, लेकिन इस दिन जब वो गए तो वापस नहीं आए। पुलिस ने विजय कुमार के बारे में पता करने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए पर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो घर वाले कुछ प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर एसएसपी दयानंद और एसपी दीक्षित से मिले। इसका नतीजा यह निकला कि थाना पुलिस पर दबाव तो पड़ा ही और मामले की जांच में सीआईडी के इंस्पेक्टर सुनील धानवड़े को भी लगा दिया गया। सुनील धानवड़े जांच की भूमिका बना रहे थे कि 11 नवंबर 2017 को सावंतवाड़ी अबोली स्थित पिकनिक पॉइंट पर एक लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसपी दीक्षित और एसएसपी वहां पर पहुंचते हैं और सुनील धानवड़े भी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं जहां लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। वह पिकनिक पॉइंट बहुत अच्छी जगह है, इसलिए वहां घूमने वालों की भीड़ लगी रहती है। वहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां और हजारों फुट गहरी खाइयां हैं। किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए उन पहाड़ियों पर सुरक्षा के लिए लोहे की रेलिंग लगाई गई है। दरअसल वहां घूमने आए किसी आदमी ने रेलिंग के पास खून के धब्बे देखे तो उसने यह बात एक दुकानदार को बताई। दुकानदार ने यह बात चौकीदार दशरथ कदम को बताई। उसने उस जगह का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी थाना पुलिस को दे दी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के निरीक्षण में सैकड़ों फुट गहरी खाई में एक शव को पड़ा देखा। शव बिस्तर से लिपटा हुआ था। वहीं से थोड़ी दूर एक लोहे की रॉड पड़ी थी जिसमें खून लगा था। इससे पुलिस को लगा कि हत्या उसी रॉड से की गई है। पुलिस ने ध्यान से घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहां से कुछ दूरी पर कार के टायर के निशान दिखाई दिए। इससे साफ हो गया कि लाश को कहीं बाहर से लाकर वहां फेंका गया था। पुलिस ने रॉड और बिस्तर को कब्जे में लेकर पूरी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील धानवड़े विजय कुमार गुरव की गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लाश की शिनाख्त के लिए जयलक्ष्मी को सूचना देकर हॉस्पिटल बुला लिया। लाश की स्थिति ऐसी थी कि उसकी शिनाख्त आसान नहीं थी। फिर भी कदकाठी से अंदाजा लगाया गया कि वह लाश विजय कुमार गुरव की हो सकती है। चूंकि उनके घर वालों ने संदेह व्यक्त किया था, इसलिए पुलिस ने लाश की पुख्ता शिनाख्त के लिए डीएनए का सहारा लिया। जिस बिस्तर में शव लिपटा था उसे जयलक्ष्मी को दिखाया गया तो उसने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया। भले ही लाश की पुख्ता शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस उसे विजय कुमार की ही लाश मानकर जांच में जुट गई। जिस तरह मृतक की हत्या हुई थी उससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह हत्या प्रेम संबंधों में हुई है। पुलिस ने विजय कुमार और उनकी पत्नी जयलक्ष्मी के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि विजय कुमार और जयलक्ष्मी के बिंद संबंध सम्मान्य नहीं थे। इसकी वजह थी जयलक्ष्मी का चरित्र संदिग्ध था, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था। जयलक्ष्मी का सामने वाले मकान में रहने वाले सुरेश चौथे से प्रेम संबंध था, इसलिए घर वालों का मानना था कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। यह जानकारी मिलने के बाद सुनील धानवड़े समझ गए कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे उनकी पत्नी जयलक्ष्मी और उसके प्रेमी सुरेश का हाथ है। उन्होंने जयलक्ष्मी से एक बार फिर पूछताछ की। वह उसकी बातों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। उन्होंने सुरेश चौथे को भी थाने बुलाकर पूछताछ की। उसने भी खुद को निर्दोष बताया। उसके भी जवाब से वह ज्यादा संतुष्ट तो नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसे जाने दिया। उन्हें डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि उससे निश्चित हो जाता कि वह लाश विजय कुमार की ही थी। पुलिस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी कि पुलिस की सरगर्मी देखकर जयलक्ष्मी अपने सारे गहने और घर में रखी नकदी लेकर सुरेश चौथे के साथ भाग गई।
दोनों के इस तरह घर छोड़कर भाग जाने से पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है। पुलिस सुरेश चौथे और जयलक्ष्मी की तलाश में जुट गई। पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापे तो मार ही रही थी, उनके फोन भी सर्विलांस पर लगा दिए थे। इससे कभी उनके दिल्ली में होने का पता चलता तो कभी कोलकाता में, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों की भी उनकी लोकेशन मिली थी। इस तरह लोकेशन मिलने की वजह से पुलिस कई टीमों में बंटकर उनका पीछा करती रही थी। आखिर पुलिस ने मोबाइल फोन के लोकेशन के आधार पर जयलक्ष्मी और सुरेश को मुंबई के लोअर परेल लोकल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाना लाया गया, जहां एसएसपी दयानंद गव्स की उपस्थिति में पूछताछ शुरू की गई। अब तक डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिससे साफ हो गया था कि सावले सात पिकनिक पॉइंट पर खाई में मिली लाश विजय कुमार की ही थी। पुलिस के पास सारे सबूत थे, इसलिए जयलक्ष्मी और सुरेश ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दोनों की बताए अनुसार विजय कुमार की हत्या की कहानी कुछ इस प्रकार थी। 34 साल का सुरेश चौथे विजय कुमार गुरव के घर के ठीक सामने रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चों के अलावा माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी थी। वह गांव की पंच संस्था में मैनेजर के रूप में काम करता था। घर में पत्नी होने के बावजूद भी वह जब भी जयलक्ष्मी को देखता उसके मन में उसे पाने की चाहत जाग उठती। 37 साल की जयलक्ष्मी थी ही ऐसी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही वाचाल और मिलनसार भी थी। उससे बातचीत करके हर कोई खुश हो जाता था। इसकी वजह थी कि वह खुलकर बातें करती थी। ऐसे में हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। पड़ोसी होने के नाते सुरेश से उसकी अक्सर बातचीत होती रहती थी। बातचीत करते करते ही वह उसका दीवाना बन गया था। जयलक्ष्मी का बेटा 18 साल का था, लेकिन उसके रूप यौवन में जरा भी कमी नहीं आई थी। शरीर का कसाव और चेहरे के निखार से वह 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। उसके इसी यौवन और नशीली आंखों के जादू में सुरेश कुछ इस तरह खोया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को भूल गया। कहा जाता है कि जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। जयलक्ष्मी तक पहुंचने की राह आखिर सुरेश ने खोज ही निकाली। विजय कुमार से दोस्ती करके वह उसके घर के अंदर तक पहुंच गया था। इसके बाद धीरे धीरे उसने जयलक्ष्मी से करीबी बना ली। भाभी का रिश्ता बनाकर वह उससे हंसी मजाक करने लगा। हंसी मजाक में जयलक्ष्मी के रूप सौंदर्य की तारीफ करते करते उसने उसे अपनी ओर इस तरह आकर्षित किया कि उसने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। विजय कुमार गुरव दिन भर नौकरी पर रहते और रात में गाने बजाने की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे। इसी का फायदा जयलक्ष्मी और सुरेश उठा रहे थे। जयलक्ष्मी को अपनी बाहों में पाकर सुरेश के मन की मुराद पूरी हो गई थी। तो वहीं जयलक्ष्मी भी खुश थी, क्योंकि दोनों विजय कुमार की अनुपस्थिति में मिलते थे। उन्हें इसलिए उनका पता नहीं चल पाता था। लेकिन आसपास वालों ने विजय कुमार के घर में रहने पर सुरेश को अक्सर उनके घर आते जाते देखा तो उन्हें शंका हुई। उन्होंने विजय कुमार को यह बात बताकर शंका जाहिर की तो विजय कुमार हैरान रह गए। उन्हें तो पत्नी और पड़ोसी के होने के नाते सुरेश पर पूरा भरोसा था। इस तरह दोनों विजय कुमार के भरोसे का खून कर रहे थे। उन्होंने पत्नी और सुरेश से इस बात पर बात की तो दोनों कस्में खाने लगे। उनका कहना था कि उनके आपस में संबंध खराब करने के लिए लोग ऐसा कह रहे हैं। भले ही जयलक्ष्मी और सुरेश ने कस्में खाकर सफाई दी थी, लेकिन विजय कुमार जानते थे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। लोग उनसे झूठ क्यों बोलेंगे। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह पत्नी और सुरेश पर अब नजर रखने लगे थे। इससे जयलक्ष्मी और सुरेश को मिलने में परेशानी होने लगी थी, जिससे दोनों बौखला उठे थे। इसके अलावा सुरेश को लेकर विजय कुमार अक्सर जयलक्ष्मी की पिटाई भी करने लगे थे। इससे जयलक्ष्मी तो परेशान थी ही, प्रेमिका की पिटाई में सुरेश भी दुखी था। वह प्रेमिका की पिटाई सहन नहीं कर पा रहा था। जयलक्ष्मी की पिटाई की बात सुनकर उसका खून खोल उठता था। प्रेमी के इस व्यवहार से जयलक्ष्मी ने एक खतरनाक योजना बना डाली। उसने सुरेश को हर तरह से साथ देने का वायदा किया। योजना के अनुसार घटना वाले दिन जयलक्ष्मी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पति ननद बेटे को खिला दी, जिससे सभी गहरी नींद में सो गए। रात 1 बजे के करीब सुरेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो जयलक्ष्मी ने दरवाजा खोल दिया। सुरेश लोहे की रॉड लेकर आया था। उसी रॉड से उसने पूरी ताकत से विजय कुमार के सिर पर वार किया और उसी एक वार में उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। विजय कुमार की हत्या करके लाश को दोनों ने बिस्तर में लपेट दिया और उसके बाद जयलक्ष्मी ने लाश को अपनी मारुति वैन में रखकर उसे सुरेश से सावंतवाड़ी के अबोली साल्वेदार पिकनिक पॉइंट की गहरी खाइयों में फेंक कर आने को कहा। सुरेश लाश को ठिकाने लगाने चला गया तो जयलक्ष्मी कमरे की सफाई में लग गई। उसके बाद सुरेश लौटा तो जयलक्ष्मी ने वैन की भी ठीक से सफाई कर दी। उसके बाद उसने विजय कुमार की गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ डाली, लेकिन इसकी झूठी कहानी जल्द ही सबके सामने आ गई।
पूछताछ के बाद पुलिस ने जयलक्ष्मी के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया तो उन्हें दीवारों पर भी खून के दाग नजर आए। पुलिस ने उनके नमूने उठवा लिए और इस तरह से साक्ष्य एकत्रित करके पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई कहानी के साथ।